नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आईएएस की परीक्षा के लिए उत्तर लेखन का अभ्यास कैसे करें। तो आज मैं आपको टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको उत्तर लेखन की शैली कैसे विकसित करनी है ताकि आपको मेंस यानी कि मुख्य परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम टॉपिक को जान लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो हाउ टू राइट गुड आंसर, यानी कि कैसे हम अच्छा उत्तर लिखेंगे। इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और किसी भी प्रश्नों को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या मांग होनी चाहिए, क्या क्या हमें समझ होनी चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। यानी कि कोई भी प्रश्न है उसको लिखने से पहले हमें कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए ताकि ये समझ में आ जाए कि प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और हमें क्या लिखने की आवश्यकता है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, है ना। मैं सारी चीज़ें लिख लिख के बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी कि प्रश्न की प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर देने की देने की योग्यता का विकास कैसे करना है। योग्यता का विकास वो कैसे होगा, वो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट को आप समझिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न की मांग का निर्धारण, यानी कि जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका डिमांड क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। इसमें आप 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करिएगा। पहला आपका होता है मूल मांग, मैं उत्तर लिख के भी दिखाऊंगा। मूल मांग यानी कि मूल विषय क्या है ना। वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। पहला आपका मूल मांग, फिर आपका जो है उप मांग, जिसको हम कहते हैं उप विषय। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है कि उत्तर उत्तर प्रस्तुति स्वरूप का निर्धारण। ये चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें आपका तकनीकी शब्द होंगे, तकनीकी शब्द होंगे जिसमें आप सबसे पहले जो विषय है उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, विषय के साथ साथ आप उदाहरण आप देंगे। उदाहरण के साथ साथ आप जो है अंतिम निष्कर्ष, समालोचना समालोचना विवेचना या समीक्षा आप या निष्कर्ष आप लिखेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है, आपको उत्तर लेखन के लिए, ठीक है, उत्तर लेखन के लिए आपको जो है समझना है। सबसे पहले आपको जो है प्रश्न के खंड को समझना है कि क्या कहना चाह रहा है, मुख्य खंड क्या है, इसको समझना है। और अंतिम इसमें एक बात को आपको ध्यान में रखना है, निष्कर्ष। निष्कर्ष निष्कर्ष खंड, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जो एग्जामिनर होता है वो सबसे पहले डिमांड को देखता है, जो आप पृष्ठभूमि लिखेंगे उस पृष्ठभूमि को देखेगा, और
ज़्यादा फोकस जो देगा वो निष्कर्ष पर देगा। तो इस बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज़ों को मैं फिर से बता दूं कि सबसे पहले आपको जो है प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर देने की योग्यता का विकास करना है आपको। कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, यानी कि आपको सबसे पहले उत्तर लिखने का विकास, योग्यता का विकास कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्रश्न की मांग का निर्धारण करना है। मूल मांग, मूल विषय आपको पता होना चाहिए। साथ साथ आपको उप विषय के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जब आप उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसका निर्धारण आप सही प्रकार से करें। ठीक है, तकनीकी शब्द होते हैं, कुछ तकनीकी शब्द होते हैं जैसे कि आलोचना है ना, आपके आलोचना है, समालोचना, विवेचना, ये सारी चीज़ें उसको भी ध्यान में रखिएगा। और फिर इसमें आपको विषय पर फोकस करना है, एग्जाम्पल आपको देने हैं। फिर समालोचना, विवेचना, समीक्षा इत्यादि के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साथ साथ आपको जो है उत्तर लेखन में प्रश्न की जो खंड है, मुख्य खंड है, उस पर फोकस देना है और निष्कर्ष पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप अच्छे तरीके से लिखेंगे तो ही इसमें आपका उत्तर अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, एक मैं आपको उत्तर लिखकर समझाने का प्रयास करता हूं कि आप इसमें क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या आप लिख सकते हैं, क्या क्या आंसर में शामिल कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ताकि आपको लगे कि हाँ हम ऐसे उत्तर भविष्य में या लिखने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है, चर्चा चर्चा करें कि उपनिवेशिक उपनिवेशिक भारत में उपनिवेशिक भारत में सामाजिक उपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधार करते हुए अंग्रेजों का स्वाहित्य किस सीमा तक निहित था। यानी कि ये आपके सामने मैंने प्रश्न रखा कि चर्चा करें कि उपनिवेशिक भारत में सामाजिक सुधार करते हुए अंग्रेजों का स्वाहित्य किस सीमा तक निहित था। तो सबसे पहले आपको इसमें जो मूल मांग है उसको आप चॉइस करिए। क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि चर्चा करें कि औपनिवेशिक भारत में, है ना, औपनिवेशिक भारत में सामाजिक, क्या कह रहा है, सामाजिक सुधार किस पे बोल रहा है, भारत में जो है सामाजिक सुधार करते हुए अंग्रेजों का अपना जो हित था, स्वाहित, है ना, किस सीमा तक नहीं था। तो अब इसमें कैसे आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें ध्यान देना है ना। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको जो है डिमांड, है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न की मांग का निर्धारण, यानी कि मूल मांग क्या है। तो मूल मांग इसमें क्या है, सुधार, सामाजिक सुधार के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले हम मूल मांग की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, सुधार। इसमें क्या है, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट मूल विषय क्या है, सुधार है इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें उपमांग की, हमने बताया था उप विषय की या उपमांग की, तो इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी अंग्रेजी समाज अंग्रेजी समाज
सुधार के प्रयास, है ना, अंग्रेजी समाज सुधार के प्रयास। तो अंग्रेजों ने भारत में कौन कौन से सामाजिक सुधार के प्रयास किए थे, है ना, कौन कौन से किए थे, मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको मैं अच्छे और अच्छे तरीके से बता सकूं। तो ये इस चीज़ को आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उपमांग में अंग्रेजी समाज सुधार के प्रयास कौन कौन से थे, मैं यहीं पे लिख देता हूं, है ना, कौन कौन से थे। तो इसमें आपका सबसे पहले था, है ना, सती प्रथा, है ना, इसके बारे में सती प्रथा, आपका ठगी प्रथा, शिशु वध, ठीक है, बलि प्रथा, है ना, बलि प्रथा भी आपने सुना होगा कि जनजाति द्वारा जंगल में जो है ये प्रथा का ज़्यादा तौर पे इस्तेमाल किया जाता था और अंग्रेज का इसमें पार्टिसिपेंट ज़्यादा रहता था। और विधवा विवाह, विधवा विवाह भारतीय लोग नहीं करते थे, जो यूरोपीय लोग थे वो करते थे जनसंख्या बढ़ाने के लिए। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा। फिर क्या है आगे, फिर इसमें है ब्रह्मा विवाह, ये सारी चीज़ें मैंने सोशोलॉजी में पढ़ाया भी है, ब्रह्मा विवाह। फिर यहाँ पे अंग्रेजों ने बाल विवाह को रोकने का भी प्रयास किया था, बाल विवाह, है ना, बाल विवाह निषेध। इन सभी पर यानी कि अंग्रेजी शासन के द्वारा सामाजिक सुधार यहाँ पे किया गया था। सती प्रथा था, ठगी प्रथा, शिशु वध, बाल विवाह निषेध, बलि प्रथा, विधवा विवाह, ब्रह्म विवाह। अंग्रेजी शासन ने इन सभी चीजों को भारत में एक सामाजिक दृष्टिकोण से इस पर अंकुश लगाने का काम किया था, रोकने का काम किया था। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये पहला था, यानी कि ये हमारा उत्तर लेखन का पहला पैराग्राफ था। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में क्या आएगा, आई होप कि ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। सेकंड पैराग्राफ में क्या आएगा वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला पैराग्राफ में हो गया, सेकंड पैराग्राफ में क्या आएगा, ठीक है, जिसमें आप सेकंड पैराग्राफ में आएगा आपका, है ना, उत्तर की प्रस्तुति। अब जो ऊपर आपने बताया ठगी प्रथा ये सारी चीजें, आप यहाँ पे थोड़ा सा सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर की यहाँ पे आप प्रस्तुति करेंगे और फिर आप जो है यहाँ पे फ्रेमिंग करेंगे, है ना, 30 से 50 शब्द में आप ये सारी चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे पैराग्राफ में। और फिर आप जो है यहाँ पे प्रबोधन युगनी विचारधारा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्रबोधन युगनी विचारधारा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्या क्या लिखेंगे इसमें कि औपनिवेशिक भारत में हुए सामाजिक सुधार की प्रेरणा अंग्रेजों को यूरोपीय पुनर्जागरण व प्रबोधन युगनी विशेषता से प्राप्त हुई थी, जिसमें मानव गरिमा और मानवता के हितों को प्राथमिक देने संबंधित विचार का प्रचलन शुरू हुआ था। इस विचारधारा से प्रभावित अनेक अंग्रेजों ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक आंदोलन के माध्यम से सुधार की, जिसमें समानता, मानव गरिमा और मानव प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया। लिख सकते हैं आप इसमें। किंतु औपनिवेशिक काल होने के कारण इसमें अनेक स्वार्थ कुछ सीमा तक निहित थे, यानी कि अंग्रेजों के स्वार्थ इसमें अपने लिए भी कुछ स्वार्थ निहित थे। आप ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। प्रबोधन युगनी विचारधारा प्रेरित व प्रभावित मानव गरिमा और मानव अधिकारों को सुरक्षित करने
वाली क्रियाकलाप या विचारों से जो है प्रेरित था। अंग्रेजों ने क्या किया? सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुवध, बलि प्रथा, विधवा विवाह, ब्रह्म विवाह, है ना, अंतरजातीय विवाह की बात कर रहे हैं हम, है ना, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया था, जिसमें अंग्रेजों के राजनीतिक हित दिखाई नहीं पड़ते। कुछ हद तक अंग्रेजों के राजनीतिक हित जो है दिखाई नहीं पड़ते। आप ये सारी चीजें जो है आप इसमें उत्तर में लिख सकते हैं। किंतु इसी दौरान कुछ प्रयासों में सीमित रूप से उनके हित भी दिखाई देते हैं। कुछ प्रयास ऐसे भी थे जहां पे अंग्रेजों के हित भी दिखाई पड़ते थे, जिन्हें साधन के लिए उन्होंने इसमें सुधार अपने हितों को साधा, जैसे कि लेक्स लॉकी कानून, है ना। इसमें आप इस कानून को भी ऐड कर सकते हैं उदाहरण के रूप में। लेक्स लॉकी कानून एक कौन सा कानून था, आप जानते हैं तो बताएं। लेक्स लॉकी कानून क्या था, है ना। लेक्स लॉकी कानून क्या था? यानी कि ईसाइयों को बढ़ावा देने के लिए कानून बना था। लेक्स लॉकी कानून क्या था कि इसमें जो है ईसाइयों को बढ़ावा देने के लिए कानून बना था। यदि कोई भी भारतीय नागरिक जो है अगर किसी ईसाई लड़की से विवाह करेगा तो उसके पिता उसके पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते थे। लेक्स लॉकी कानून क्या था कि अगर कोई भारतीय पुरुष किसी ईसाई लड़की से विवाह करेगा तो उसके पिता पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते थे, है ना। तो इनका हित क्या था? अंग्रेजों का इसमें हित देखने को मिलता था। बलि प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया, अंतरजातीय विवाह, ये सारी चीजें। अब अंत में क्या आता है? इसी उत्तर में अगर हम अंत की बात करें तो अंत में क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूं। अंत में आपका निष्कर्ष आएगा। तो आप इसमें निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे निष्कर्ष कि औपनिवेशिक भारत में हुए अंग्रेजी समाज सुधार के अंतर्गत समानता अंग्रेजों के हितों का मानवीय संवेदनाओं अधिक थी, किंतु सीमित स्तर पर ये सही उन्होंने अपने हितों को साधने के लिए इन समाज सुधारों की आड़ ली और अंततः अपने हितों को भी साधा। तो आप ऐसे अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैं कुछ टॉपर्स की कॉपी आपके साथ शेयर करूंगा, दिखाना चाहूंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कैसे लिख पाएंगे आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको सुनील कुमार धनवंता, रैंक इस बार 22 आई है इनकी। ठीक है, क्या क्या इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, क्या फीडबैक मिलता है ना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप इसमें लिखने का प्रयास करिएगा, जानने का प्रयास करिएगा कि कैसे और हम अपने उत्तर को अच्छा कर सकते हैं। 2021 में इनकी रैंक जो है 2 आई थी। ठीक है, और ये है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, इनकी कॉपी ध्यान से देखिएगा। पुरानी कॉपी है लेकिन इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ऑलरेडी ये 3-4 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं इनकी। और ठीक है, ये कॉपी मैं आपको हिस्ट्री का जीएस पेपर 1 का है, दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा। सबसे पहले फीडबैक मैं बाद में दिखाऊंगा आपको, सबसे पहले मैं कॉपी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए आपके सामने यहाँ पे एक पहला प्रश्न है ना, कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष अभी भी शेष हैं, जो कि प्राकृतिक व धार्मिक हैं। और आपको यहाँ पे क्या टेक्निकल वर्ड दिया हुआ है, परीक्षण कीजिए, एग्जाम आपको करना है यहाँ पे। यानी कि प्राचीन एवं मध्ययुगीन भारत में विद्यमान अधिकांश कला एवं वास्तुकला के अवशेष की बात कर रहा है। तो आप लोग कहीं ना कहीं देखते होंगे, जानते भी होंगे। तो अब ये क्या कह रहा है कि प्राचीन और मध्यकाल में, ठीक है, दोनों जो अवशेष हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इन्होंने क्या लिखा
कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में अनेक कलाओं व वस्तु कलाओं का उद्भव एवं विकास हुआ, जिसमें आज भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने उत्तर लिखा सबसे पहले प्राचीन भारत, इसमें कलात्मक अवशेष, भीमबेटका की चित्रकला और सिंधु सभ्यता की कलाएं, साहित्यिक कृत्य, वेद पुराण है, विदेशी कृतियां, ये सारी चीजें इन्होंने बताने का प्रयास किया। और फिर क्या है, वस्तु कला अवशेष के बारे में इन्होंने बताया। सिंधु कालीन नगर व्यवस्था है, अशोक के स्तंभ व स्तूप तथा बिहार, अजंता व एलोरा की गुफाएं और गुप्तकालीन मंदिर और सुदर्शन झील और गिरनार अभिलेख, उदयगिरी एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं। आप इसमें आप ध्यान से देखिए, इन्होंने जो उत्तर लिखा है उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है ना। इन्होंने जो आंसर लिखा है ना, इन्होंने जो आंसर लिखा है पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट जब आप आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर लिखने का और नंबर में, है ना, थोड़ा सा नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जब आप ऐसे टाइप में लिखते हैं पैराग्राफ में, तो उसमें थोड़ा सा नंबर आपको कम मिलता है। तो हमेशा जब आप उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा तो पॉइंट टू पॉइंट में लिखने का प्रयास करिएगा, जिससे कि टाइम की भी बचत हो और आप अपनी सारी बातों को ईजिली कह भी सकें। ठीक है। फिर इन्होंने मध्यकालीन भारत के बारे में बताया। फिर इन्होंने क्या है, मध्यकालीन भारत के बारे में बताया। कलात्मक अवशेष, जहांगीर की चित्रकला है, सूफी संगीत है, शास्त्रीय संगीत है और वास्तुकला अवशेष। यहाँ पे जब चेक किया तो कुछ उदाहरण भी देने को कहा गया था। अनेक किले हैं, गुम्बद मीनार है, अनेक सराय सड़कें हैं, बाजार तालाब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है। और इसमें से अधिकांश अवशेष धार्मिक कहे जा सकते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग देखते हैं कई सारे किले हैं, लाल किला है आगरा में, दिल्ली में ताजमहल है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, धार्मिक रूप में माने जाते हैं और कई जो है गैर धार्मिक भी माने जाते हैं, है ना। तो कई सारे अवशेष भी इसमें आप देख सकते हैं। साहित्य है आपका, है ना, बाजार है, तालाब है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, है ना। तो है ना, तो ये सारी चीजों को आप इजीली आप समझ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम दूसरी प्रश्नों की बात करें तो इसमें हम देखिए, आधुनिक भारत के निर्माण में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के योगदान की चर्चा करें, है ना, चर्चा करें। तो ईश्वर चंद विद्यासागर कलकत्ता के निवासी थे। उन्होंने सामाजिक सुधार के अनेक क्षेत्रों में अपना प्रमुख योगदान दिया, जिसमें सती प्रथा, विधवा पुनः विवाह समर्थन, है ना, बाल विवाह निरोध, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको इजीली उत्तर लिखने की शैली आपके अंदर डेवलप हो, आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को लिख सकें। ठीक है। इससे आपको जो है एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है। और अब मैं सेकंड कॉपी आपको दिखाता हूं दिव्या की, है ना। इनकी 438 रैंक थी। ठीक है। दिव्या जो है इसकी रैंक 438 थी। ठीक है। 438 रैंक थी 2021 में। ठीक है। तो इनका भी दिखाता हूं, ये एसए की कॉपी है ना, ये जो है एससी की कॉपी है। तो है ना, है ना, तो इसको भी आप ध्यान में देखिएगा, है ना। तो ये देखिए, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसमें देखिए आप फीडबैक देख सकते हैं सारे। ठीक है।